तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पहले इस बात पे फोकस करना चाहिए कि क्या नहीं करना है। आज के वीडियो में एक सजेशन देना चाहूँगा कि कहाँ पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी चीज़ 100% थंब रूल नहीं होती है। गाड़ी का मतलब मारुति क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, बैंक का मतलब भारतीय स्टेट बैंक क्योंकि भारत सरकार का बैंक है, बीमा का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, ये चलता। तो रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ करके आप इन वीडियो को देखोगे, समझोगे, तब आपको वो फाइनेंशियल एजुकेशन काम करेगी। नहीं तो आप क्या करोगे, मेरा वीडियो देखोगे और 4 का वीडियो देखोगे, करोगे, बात समझ में आएगी, फिर उसमें थोड़ा बहुत विरोधाभास होगा और आप वहीं नाचते रह जाओगे। म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट मतलब कि बिल्कुल सट्टा देख रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इतने मनूस हो कि आपने जाके इन कंपनियों में शेयर खरीदे और सारे सेक्टर एक साथ बैठ जाए। म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड एफडी के मुकाबले, रियल एस्टेट में ज़मीनें खरीदने के मुकाबले बेहतर है, सबसे बेस्ट नहीं है। इससे आपको सुरक्षित बुढ़ापा मिल सकता है, लग्जरी बुढ़ापे के लिए। अब ये और कई अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। फंड आप डायरेक्ट, एक म्यूचुअल फंड कभी भी खरीदना तो डायरेक्ट खरीदना, कभी भी बैंक के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू मत खरीदना। सारा पैसा करेंसी में नहीं रखना है, मनी के रूप में भी रखना है। तो थोड़ा सा अपनी ट्यूबलाइट जलाओ, पेशेंस रखो, चीज़ों को समझो। मैं आपको बहुत बेहतर सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ जिन पे आप सोच करके अपने पैसे को सही जगह पे डाल सकते हो। जहाँ हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार आपको कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको शेयर करो। तो बहुत सारे लोगों का काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन आ रहा था, एक सजेशन आ रहा था इंस्टाग्राम पे भी और कई बार कमेंट के भी। तो मैंने इसके ऊपर ये बनाना शुरू किया जिसके काफ़ी फ़ायदे भी लोगों को मिल रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया कि यार ये चीज़ हमने समझी है या हमें इस तरीके से हमने नहीं सोची थी। जैसे मैंने बोला कि हमेशा आपको अपनी पैसिव इनकम की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक्टिव इनकम का है तो उसको धीरे धीरे पैसिव की तरफ ट्रांसफ़र करो। आपको अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर कामयाबी मिल जाएगी। धीरे धीरे फिर आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। या जैसे मैंने एक बात बोली थी कि भी आपको सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहिए, उसमें आपका पैसा लॉस होता है, घटता है। या जैसे मैंने बोला एफडी नहीं करनी चाहिए, एफडी में आपको हर साल लॉस होता है, आपका पैसा हर साल कम होता है, दिखता है बढ़ता हुआ, पर वो एक्चुअली में जितना बढ़ना चाहिए उसके मुकाबले में कम बढ़ता है और आपको लॉस होता है। और वो सिर्फ इसलिए लॉस नहीं होता कि आपका पैसा कम बढ़ा, बल्कि महंगाई दर के मुकाबले में डायरेक्ट आपको लॉस होता है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए। तो ऐसे मैंने तमाम 7-8 वीडियो बनाए। तो लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया कि यार आप ये तो बता रहे हो कि क्या नहीं करना है, ये कब बताओगे कि आप कहाँ क्या करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पहले इस बात पे फोकस करना चाहिए कि क्या नहीं करना है, इसको जान लो स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर आपने ये बात आपको नहीं भी बताई गई कि क्या करना है तो आपका नुकसान नहीं होगा, ये है कि जो प्रॉफिट होना होगा वो नहीं होगा। पर अगर आपको ये नहीं बताया गया कि क्या नहीं करना और आपने वो कर डाला तो आपको नुकसान होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है। जो बहुत पेशेंस से मेरे ये 7-8 वीडियो देख चुके हैं वो ये कह रहे थे कि भाई हमारे को आप ये बताइए कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। तो जैसे कि मैंने उनको सजेशन दिया कि आप आरडी और एफडी की जगह पे एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। क्या है कि स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड ये एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। आरडी और एफडी के मुकाबले तो क्लियर बात है कि आपके को एसआईपी या म्यूचुअल फंड उससे बहुत बेटर है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बॉस आपके पास तो चलो दिमाग है, आप रिसर्च कर लोगे, और भी लोग कर लेंगे। अब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है या जिन्हें रिसर्च करना नहीं आता, या रिसर्च करने के बाद में भी जो उनको मालूम पड़ा वो क्या पता गलत मालूम पड़ जाए और वो फिर फंस जाए, और कई सालों बाद फिर आप जैसा कोई डेढ़शाना आए और बोले कि अरे आपने तो गलत कर दिया, तो क्या करें। तो दोस्तों मैं उसके बारे में आपको आज के वीडियो में एक सजेशन देना चाहूँगा कि कहाँ पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले आप एक बात ये समझो कि कोई भी चीज़ 100% थंब रूल नहीं होती है। दूसरा, जो आप लोगों की आज तक कंडीशनिंग हुई है, जो रूढ़िवादी सोच है हमारी, उसको आपको बदलना पड़ेगा, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि देखो दोस्तों, पहले हिंदुस्तान 1000 साल जो गुलाम रहा, उसके बाद हम लोग आज भी 80% लोग गांव में रहते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है आपको भी पता है। लोग मिड डे मील के लिए तो स्कूलों में जाते हैं। शहरों की बात अलग है। 20% लोग मुश्किल से मुश्किल इनकम टैक्स देते हैं, उसमें भी जेन्युइन और ईमानदार इनकम टैक्स कितने लोग देते होंगे। तो ये बहुत सारा हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने के लिए हमारा एक बुनियादी आधार में ही, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसी में दिक्कत है। तो रूढ़िवादी सोच का आना लाजमी था कि भाई गाड़ी का मतलब मारुति क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, बैंक का मतलब भारतीय स्टेट बैंक क्योंकि भारत सरकार का बैंक है, बीमा का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, ये चलता था।
तब इंटरनेट नहीं थे, तब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, सरकार के प्रति एक ट्रस्ट होता था। अब तो सरकार का ही नहीं पता होता कि आप मुख्यमंत्री किसी को चुन रहे हो, राज कोई और कर रहा है, तो कुछ भी अब ट्रस्ट अस्थिर हो गया। और आज विकल्प है आपके पास, तो रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ करके आप इन वीडियो को देखोगे, समझोगे, तब आपको वो फाइनेंशियल एजुकेशन काम करेगी। नहीं तो आप क्या करोगे, मेरा वीडियो देखोगे और 4 का वीडियो देखोगे, करोगे, बात समझ में आएगी, फिर उसमें थोड़ा बहुत विरोधाभास होगा और आप वहीं नाचते रह जाओगे। लोग बोलते हैं अरे यार आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बोला, आपने उस टॉपिक पे तो बोला नहीं, आपने तो पहले 4 मिनट हमारे वेस्ट कर दिए। अरे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप निकल जाओ ना यहाँ से डिसलाइक करके, मैं कोई घर से तो बुलाने जा नहीं रहा आपको। दूसरी बात क्या है कि हर चीज़ का एक फ़्लो होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट बात, जिसे आप नॉलेज बोलो, ज्ञान बोलो, कुछ भी बोलो, वो हमेशा फ़्लो में निकलती है। मैं यहाँ पर कोई, मेरा जो चैनल है ना वो एक जिंदा चैनल है, वो एक मटेरियलिस्टिक चैनल नहीं है कि आओ दोस्तों मैं आपको 10 ऐसे ऑप्शन बताता हूँ, आओ मैं आपको 3 इन्वेस्टमेंट के तरीके बताता हूँ। ये नहीं है। यहाँ पर एक बात चल रही है, जैसे मैं बैठा हूँ, समझ लो आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं आपको साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, उस डिस्कस में मैं अपने सजेशन दे रहा हूँ आपको। उसमें कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ को क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ये इस तरीके से चल रहा है। ये बाकी चैनल की तरह आप कंपेयर मत करो कि भाई मैंने आके बोला आओ मैं आपको बताऊँ टॉप 3 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन, आपका सबसे ज़रूरी निवेश का रास्ता, ये सब चीज़ें नहीं कर रहा ना। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं आपके आगे रख रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन लोगों के पास नहीं है इतनी बुद्धिमत्ता, या नहीं है उनके पास टाइम, या नहीं वो उनके पास ऐसा स्किल है, या इतनी एनर्जी नहीं है उनके पास, जैसे मैंने IQ, एनर्जी और इंटीग्रिटी वाली क्लास ली थी, तो एनर्जी नहीं होती कई लोगों, तो वो कैसे रिसर्च करेंगे। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि देखो, लोगों ने बोला वो अगर म्यूचुअल फंड में डालेंगे, स्टॉक मार्केट में डालेंगे, तो कब अगर मान लो मार्केट बैठ गई तो इनका क्या होता है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट मतलब कि बिल्कुल सट्टा। देखो स्टॉक मार्केट में BSE के अंदर लगभग 6000 कंपनियां और NSE के अंदर लगभग 3000 कंपनियां लिस्टेड है, जबकि BSE और NSE वाली भी मैक्सिमम कंपनियां दोनों जगह पे लिस्टेड है। अब ये जो कंपनियां हैं ये किसी एक क्षेत्र की नहीं है, इसमें ऑटो सेक्टर है, इसमें दवाइयों का सेक्टर है, इसमें जो FMCG प्रोडक्ट है, जो आटा दाल चावल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसमें होटल इंडस्ट्री है, इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं उन लोगों के अपने मुक्ता आर्ट्स वगैरह जो है, इन तरह की कंपनियां, मतलब हर जितना भी क्षेत्र जो सुबह से लेकर शाम तक जिस भी चीज़ों को आप कंज्यूम करते हो उन सभी क्षेत्र की कंपनियों के स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इतने मनूस हो कि आपने जाके इन कंपनियों में शेयर खरीदे और सारे सेक्टर एक साथ बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि सारे सेक्टर एक साथ खराब परफॉर्म करें। तो क्या होता है कि पहले तो आप ये समझो कि आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बताते हैं, आप थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, कि म्यूचुअल फंड आप जिस कंपनी का खरीद रहे हो वो आपको बताएगा कि मैं आपके पैसे को कहाँ कहाँ निवेश करूँगा। जी हम जो भी पैसा लेते हैं, म्यूचुअल फंड वाला आपको बताएगा कि हम जो भी पैसा लेते हैं, SIP तो म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है, मतलब वो एक तरीका है कि भी आप इकट्ठा नहीं दे सकते तो आप पार्ट में दे दो। SIP के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उस पर भी हम आगे की किसी वीडियो में बात करेंगे। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया तो आप म्यूचुअल फंड की कंपनियां देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां ये बताती हैं कि म्यूचुअल फंड में हम आपसे जो 100 रुपया ले रहे हैं, मान लो 100% हमने जो पैसा लिया अपने कस्टमर से, उसमें से हम कितने % इक्विटी में डालेंगे, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में डालेंगे, कितना पैसा हम डेप्थ फंड जो मतलब गारंटेड होते हैं, टैक्स फ्री मिलता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड में डालेंगे, या रियल इस्टेट में डालेंगे, या डायरेक्ट किसी और कंपनी में डालेंगे, वो सारा का सारा अपना बताते हैं। फिर उसमें से कुछ पैसा वो डाइवर्सिफाई भी रखते हैं कि अरे ये सेक्टर डाउन चले गया तो चलो इसको खरीद लो, अरे ये सेक्टर जो ऊपर जा रहा है अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इससे निकाल लो, वो थोड़ा सा पैसा डाइवर्सिफाई फंड में भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अब आपने बिल्कुल कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुन लिया जो जाकर के एक ही सेक्टर में पैसा लगा रहा है, या आपको ही रातों रात करोड़पति बनना है। तो एक तो ये चीज़, और पहली बात मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप उसको 100% मत मानना कि यही सब कुछ बेस्ट है। म्यूचुअल फंड FD के मुकाबले, रियल इस्टेट में ज़मीनें खरीदने के मुकाबले बेहतर है, सबसे बेस्ट नहीं है। इससे आपको सुरक्षित बुढ़ापा मिल सकता है, लग्जरी बुढ़ापे के लिए अब ये और कई अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं, पर म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते, आपको नहीं है इतना तजुर्बा, आप नहीं रिसर्च करना चाहते। हालांकि उसमें भी ऑप्शन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट। पर अगर आप बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहते, बिल्कुल अपने सुकून को नहीं भंग करना चाहते, तो आप अच्छी कंपनियों के अच्छे ब्रांडेड म्यूचुअल फंड ले सकते हो। म्यूचुअल फंड
को इतना तो आप स्टडी कर लो, जो डाइवर्सिफाई फंड होते हैं, जो अपने मतलब डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि वो वक्त के साथ साथ पैसे को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और सारा का सारा पैसा एक बार में नहीं घुसेड़ देना है। आपके पास अगर मान लो 100 रुपये पड़े हैं तो सारा का सारा 100 रुपये एक बार में नहीं डालना है, आपने 50 रुपये डालने हैं, 50 रुपये रखने हैं, मार्केट को देखना है। मार्केट गिर गई है तो उस समय तो बाइंग की होती, जैसे मुझे किसी ने सजेशन दिया और ये बात मैं भी पहले से भी इसको मैं थोड़ा तवज्जो देता था कि जब मार्केट गिरती है तो एक आदमी उसमें अपने हाय हाय कर रहा है, छाती पीट रहा है, और एक आदमी को उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार मार्केट गिर गई। अरे भाई, अगर कोई चीज़ गिरेगी नहीं, सस्ती नहीं होगी, तो आप उसको खरीदोगे कैसे? स्टॉक मार्केट क्या होता है? बुल एंड बियर की वॉर। बियर हमेशा मार्केट को नीचे लेके जाता है, बुल हमेशा ऊपर को लेके जाता है। दोनों पार्ट है मार्केट के, और ये दोनों ही हिस्से। अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगी तो बाइंग कैसे करोगे? ऊपर कैसे आएगी? और अगर मार्केट ऊपर ही रहेगी तो क्या आप हमेशा हर चीज़ को महंगी खरीदते रहोगे? तो मार्केट को नीचे भी लाना पड़ता है। मुनाफाखोरी जब होती है, मार्केट नीचे आती है, फिर उसको नीचे के स्तर पे ख़रीदा जाता है, फिर जो बुल है वो उसको ऊपर लेकर के जाता है, फिर वो ये एक मार्केट का सिनेरियो होता है। इसीलिए आप मार्केट में चीज़ें बेच के भी खरीद के मुनाफा कमा सकते हो, या पहले आप जैसे होता है ना, पहले बेच करके फिर खरीद लेना, बाद में सस्ते में खरीद लेना। दूसरा ये कि खरीद के सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप अगर इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते तो आप अच्छी ब्रांडेड कंपनियों को में के म्यूचुअल फंड लो। म्यूचुअल फंड में सारा पैसा एक साथ मत डालो। 5,000 रुपये तक का म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट, एक म्यूचुअल फंड कभी भी खरीदना तो डायरेक्ट खरीदना, कभी भी बैंक के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू मत खरीदना, डायरेक्ट खरीदना। उसकी वेबसाइट पे जाके या उसके ऐप पे जाके, बहुत सारे ऐप मौजूद है, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। उन ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड में आपका बीच में कोई भी मार्जिन या कमीशन नहीं जाता है, आपके और उस म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में कोई नहीं होता है। एक तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। तो डायरेक्ट खरीदना, कभी भी आप म्यूचुअल फंड खरीदो डायरेक्ट खरीदना। इस पे इन सब पे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। आज का मेन ये था कि जो आपके अंदर डर है ना कि यार मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, तो मार्केट कोलैप्स करेगी, आपका नुकसान तो तब होगा ना जब आपने पूरा का पूरा 100 रुपये मार्केट में ही डाल रखा है, आपने म्यूचुअल फंड में डाला, वो भी आपने 50 से 60% डाला। थोड़ा हर पैसे को डाइवर्सिफाई रखो। अगर म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ तो ये भी नहीं कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है, थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड में रखना है, थोड़ा सा पेपर गोल्ड जिसे गोल्ड ETF बोलते हैं उसमें रखना है, थोड़ा सा नगद जेब में रखना है, थोड़ा सा सेविंग अकाउंट में बैंक में रखना है, थोड़ा सा ऐसा पैसा भी हाथ में होना चाहिए ना कि रात बिरात को भागना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हाहाकार मच जाए, तो आप जब भागो तो कुछ चीज़ें आपके साथ जा सके। सारा पैसा करेंसी में नहीं रखना है, मनी के रूप में भी रखना है। अब मान लो कल को अभी रातों रात 1000 के नोट बंद हो गए, क्या कर लिया आपने, क्या उखाड़ लिया आपने? तो जिन लोगों ने सिर्फ बड़े नोटों के चक्कर में अपने घर में सिर्फ रखा था उनको तो दिक्कत आ गई ना। सारी औरतों की महीनों सालों की सेविंग जीरो हो गई ना, जिससे छुपाया था उसी के सामने आ गई वो सेविंग नोटबंदी। तो आपको करेंसी और मनी के डिफरेंस को समझना है। सारा पैसा करेंसी में नहीं रखना है, मनी के रूप में भी रखना है। सारा पैसा निवेश के नाम पे बिल्कुल खाली जेब नहीं होना है। निवेश में भी किसी भी एक सेक्टर में पैसा नहीं डालना है, जिस सेक्टर में डालना है वो सेक्टर भी डाइवर्सिफाई होने चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ कहाँ डाल रहे हैं। और धीरे धीरे आपकी समझ जब अपग्रेड होगी तो आप म्यूचुअल फंड और SIP को भी बीच में से निकाल दोगे, फिर आप और उस कंपनी के बीच में कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, 20 से 25 साल के बीच में, 28 साल के बीच में, तब आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। तब आप जिसे कहते हैं ना कि मिड कैप होती है, एक लार्ज कैप होती है, एक स्मॉल कैप कंपनी होती है। स्मॉल कैप मतलब जो अभी नई नई कंपनियां आई हैं वो ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं। तो उसमें आपने कब किस एज में पैसा डालना है। अब 40-45 साल की एज में आप रिस्क लेने जाओगे तो जिनकी आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली, तो अब आपके पास मौका नहीं है। अब आपको 10, 12, 15% से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। वो जो 30%, 50%, 60% 200% का जो मौका था वो 20, 22, 25 साल की एज में था कि भी आपने थोड़ा पैसा डूब भी गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा पैसा लेट भी मिल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब नहीं ना, अब तो आपको कब्र में टांगे लटकने वाली हैं, तो अब आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप इसमें एज फैक्टर बहुत काम करता है कि 30 के बाद किस तरह के स्टॉक में पैसा डालना है, 40 के बाद किस तरह के स्टॉक में पैसा डालना है। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको रिस्क कम करना है, आपको श्योर शॉर्ट इनकम पे पैसा डालना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझो और इसमें इन्वेस्ट करो। ये FD, ये RD, ये बैंकों में रखना पैसा, ये पोस्ट ऑफिस के स्कीमों में रखना पैसा, ये सब रूढ़िवादी परंपरा हो गई है। ये अब हवा में बातें हो गई हैं। अब आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं और वो सेफ है। अब आपने अगर मान लो आपने SBI की बैंक का शेयर खरीदा तो और 15 साल के लिए पैसा डाल दिया, 10 साल के लिए डाल दिया कि यार मैंने वो पैसा डाला है जिसका अगले 10-12 साल मुझे 15 साल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पैसे के लिए SBI बैंक तो नहीं बंद हो जाएगा ना, जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। सोचो आप,
ये टाटा मोटर जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है, या टाटा ग्रुप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या रिलायंस, जब टाटा ग्रुप जो है 4 पीढ़ी से चल रहा है तो क्या रिलायंस ग्रुप नहीं अभी आ गया 4 पीढ़ी चलेगा? अभी तो दूसरी पीढ़ी है खाली। तो और फिर आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए कि आने वाला माहौल किस चीज़ का है। आने वाला माहौल क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, या सोलर एनर्जी का है, या क्या दूरदर्शिता बोलते हैं इसको, इंटेलेक्ट होना बोलते हैं। अपनी ट्यूबलाइट जलाओ, थोड़ा रिसर्च करो। ये नहीं कि कमाए रहे गधों की तरह, कमाते रहे गुलामों की तरह कमाते रहे, गधों की तरह इन्वेस्ट करते रहे और पल्ले एंड में कुछ भी नहीं पड़ा। तो थोड़ा सा अपनी ट्यूबलाइट जलाओ, पेशेंस रखो, चीज़ों को समझो। मैं आपको बहुत बेहतर सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ जिन पे आप सोच करके अपने पैसे को सही जगह पे डाल सकते हो। जहाँ पे गलत जगहों पे डाला है वहाँ से पैसा निकालो। कोई भी पैसा सारा एक जगह पे नहीं डालना है, कोई भी पैसा जो है वो एक क्षेत्र में नहीं डालना है, एक साथ भी नहीं डालना है, एक क्षेत्र में भी नहीं डालना है। डाइवर्सिफाई फंड होना चाहिए, उन चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए कि आपने जो एसेट बनाया वो क्या परफॉर्म कर रहा है। कंपाउंड इफेक्ट का वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पैसा डाला और 2 साल बाद चल दिए मुंह उठा के निकालने के लिए, जी ज़रूरत पड़ गई। अब उस समय मार्केट डाउन होगी तो आपको लॉस होगा, फिर आपको यार किसी ने कहा था देखो हम तो फंस गए, एफडी वाला फ़ायदे मेरा। अरे वो फ़ायदे में नहीं रहा, वो आपने डाला गलत। या अगर आपको 2 साल बाद चाहिए तो किस क्षेत्र में डालना है, रिटर्न जितना कहते हैं ना, लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले उसको आप समझ रहे होगे कि आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सेविंग बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ों में ये निवेश का साधन नहीं बन सकते। इन सब का छोटा छोटा रोल है, बस दैट्स इट। और अब वो भी ख़त्म हो चुका है, तो वो चीज़ को आप उसको ख़त्म करो। निवेश के लिए आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा लो, पार्ट पे पेमेंट के लिए एसआईपी का सहारा लो। अपनी औकात से बड़ी एसआईपी मत करना कि वो बाउंस होती रहे, उतना ही। अगर आपको एसआईपी की भी टेंशन नहीं चाहिए तो 5-5 हज़ार के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते रहो। जब 5 हज़ार इकट्ठे हो जाए फिर खरीद लो, जब 5 हज़ार इकट्ठे हो जाए फिर खरीद लो डायरेक्ट फंड। और लॉकिंग पीरियड वाले मत खरीदो, अलग अलग क्षेत्र के खरीदो, अलग अलग कंपनी के खरीदो। ये आपको सुरक्षित बुढ़ापा दे सकते हैं। लग्जरी बुढ़ापा के लिए आने वाले वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये बात समझ में आएगी, और नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करके निकल जाना। अपना कीमती वक्त जिसमें आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते थे, करोड़ों रुपया कमा सकते थे, उसमें कमेंट करके मेरे जैसे यूजलेस चैनल पे टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है? ओके, गुड बाय, थैंक यू।